मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सेट 13 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और 110 तक हम लोग देखेंगे 71 से लेकर के। तो आप मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यारा सेट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बात को। आज का पहला सवाल यानी 71 में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए प्लस 5 सेक ए इज इक्वल टू 13। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, जबकि ए का वैल्यू 0 और 90 के बीच लाई करना चाहिए। आप कर क्या सकते हैं, जल्दी में अगर बनाना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन कर लीजिए। ऑप्शन से करिएगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ऐसे सोल्व करिएगा तो टाइम लगेगा। अगर आप 45 डिग्री के चक्कर में पड़ते हैं तो 45 डिग्री की वजह से यहाँ √2 आ जाएगा, हाँ या नहीं, क्योंकि सेक 45 √2 होता है। कभी भी आप जोड़िएगा और राइट साइड में देखिए रूट में नहीं है तो ये ऑप्शन के पीछे हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और साही अगर 30 डिग्री में भी देखिएगा तब भी रूट आ जाएगा, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, यानी ये 2/√3 हो जाएगा। तो आपको डिस्टर्ब कर देगा √3, जो कि 13 के बराबर नहीं होने देगा। अगर आप सी ऑप्शन में आइएगा तो 60 डिग्री रखिएगा तो tan 60 का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त, वो होता है √3 और उसका स्क्वायर करिएगा तो 3 होगा। और 5 × सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी 5 दूना 10 और 3 13। ये सवाल का उत्तर है। तो ये फास्ट करने का तरीका है। रही बात सोल्व करने का, तो मैं आपको सोल्व ही करके बता देता हूँ ताकि आप समझ लें। 10 स्क्वायर ए आप सब जानते हैं क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर ए -1 होता है। बहुत सुंदर। अब प्लस 5 सेक ए और बराबर है 13। आप करिए क्या, ये सेक स्क्वायर ए प्लस है 5 सेक ए और ये प्लस 13 इधर आके -13 यानी -14 हो जाएगा। अब इसको मुझे सोल्व करना है। अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं करूँगा क्या, 14 से 2 टुकड़ा बना करके 5 लाऊंगा। ये 5 लिखा हुआ है तो 7 दूना 14, और अगर 7 में 2 को माइनस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। इससे मैं डायरेक्ट सेक का वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, +7 है उधर जाएगा तो -7, -2 है तो उधर जाएगा तो +2, यानी सेक का वैल्यू या तो -7 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, हाँ या नहीं। लेकिन हमें 0 और 90 के बीच ही रखना है इस बात को, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को कंसिडर करेंगे। अगर सेक का वैल्यू 2 है तो आप मुझे ये बताइए कि 2 किसका वैल्यू होता है सेक में, तो आप बोलेंगे सर सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, और सेक से सेक हट जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये सवाल का उत्तर है। तो आप कैलकुलेशन भी फास्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक मार्ग से चलने के लिए आना चाहिए, ताकि कहीं जाम भी पड़ जाए तो आप निकल जाए। लीजिए 72 नंबर सवाल। कहता त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है AB के। ये लाइन को पढ़िएगा ध्यान से। कई बार क्या होता है, हम लोग रटे हुए रहते हैं, ABC बना देते हैं, फिगर गलती हो जाता है। इसमें कह रहा है डी पैरेलल है AB का, एक ट्रायंगल आपको इस तरह से बनाना है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ मेरे मित्र, आइए बोल रहा है कि डी पैरेलल है किसके, AB का, तो AB को आप इस तरह से फिट करिए कि डी के पैरेलल जैसा लगे, हाँ या नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो AB, तो इसका नाम दे दीजिए C। अब देखिए आगे कह क्या रहा है, डी जो है किस पर है, AC पर है। AC पर डी है, बिल्कुल सही है। और BC पर कौन है, E है। अगर यहाँ तक आप बात को समझ गए हैं तो आगे कह रहा है कि AD का वैल्यू x-3 है, तो आप AD के जगह x-3 रख लो। पूरा AC जो दे रखा है मेरे दोस्त वो 2x है, और B जो दे रखा है वो x-2 है, और आपसे BC पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, है ना। बहुत सुंदर। अब आप करिए क्या, देखिए आप सब जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में अगर इस तरह से कंडीशन दिया हुआ रहता है कि डी पैरेलल AB के है, तो आप सब जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या कहता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप जानते हैं। लेकिन ये कई तरीकों से हम लोग रेशियो कर सकते हैं। तो रेशियो हमें वो तरीका अपनाना है जिसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है BC, तो मैंने लिख दिया BC को, और उसके नीचे लगा दिया किसको, BE को, यानी x-2 को। अब उधर से आपने तो अपने मनमानी ढंग से लिख लिया, लेकिन इधर से उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। आपने इधर से पूरा साइड कंसीडर किया एक बार में, तो इधर से भी आपको पूरा साइड देखना पड़ेगा। यानी पूरा साइड का लेंथ AC कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2x है। अच्छा जी। और इधर से सेकेंड बार में आपने BE लिया, तो सेकेंड टाइम आपको AD लेना है, यानी x-3, ठीक है ना। अच्छा, BC का वैल्यू तो दे रखा था ना, सॉरी 2x + 3 दे रखा था, तो यहाँ पे मैंने 2x + 3 रख दिया। तो मैं BC के जगह क्या रखूँगा, 2x + 3 रखूँगा, ठीक है, समझिए। तो मैंने यहाँ पे 2x + 3 रख दिया। अब आप एक काम कर सकते हैं,
इससे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस सोल्व करने के लिए आना चाहिए। गुना करिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 दूने 4x। x से सबको पहले कर लीजिए दोनों को, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 3x, फिर माइनस 3 से जब करिएगा तो माइनस 6x, अब माइनस हो जाएगा 9। अब देखिए सेम चीज़ है बराबर में, तो ये से एक कट जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस आ जाएगा इधर। 3 में से 6 घटाइएगा -3, इधर आके +3 बना देगा, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और इधर हो जाएगा -9, तो माइनस प्लस घटता है तो 4 में 3x घटेगा तो -x बराबर -9, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 9। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में इतना इतना टाइम लगता है। देखिए मुझे सवाल को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लूँगा, 1 मिनट, अदरवाइज इसको करने के लिए मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बात को आप समझिए। जैसे हुआ क्या, ए और बी एक ही समय पर x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि 2 स्थान है, एक स्थान का नाम x है और एक स्थान का नाम y है ना। मान लो कि यहाँ पे a खड़ा होगा, तो यहाँ से a ने चलना शुरू किया, यहाँ से a ने चलना शुरू किया और इस पोजीशन से b ने चलना शुरू किया। ये कहाँ चलेगा? तो a चलेगा b की ओर और b चलेगा a की ओर, लेकिन रास्ते में कहीं मिलता है, मिलन होता है दोनों का। अब ऐसे सवालों में मिलन कराया जाता है। अगर ये मिलन कहीं हो रहा है मेरे मित्र, आप इस बात को समझिए, यहाँ पे दोनों मित्र मिलते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या करता है, ए आगे चला जाता है y के पास और b चला आता है x के पास। मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब b कहाँ एंट्री ले लेगा, तो b ले लेगा यहाँ एंट्री और a कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस बात को समझिए। मतलब अब यहाँ पे a नहीं है और यहाँ पे b नहीं है, पहुँच गया b पहुँच गया अपना डेस्टिनेशन पे और a पहुँच गया अपना डेस्टिनेशन पे। तो कहता यहाँ से जब ये b पहुँचा और यहाँ से जब ये a पहुँचा, तो कहता है a की चाल b की चाल से 20% अधिक है। वो तो हम चाल का रेशियो खैर लिख सकते हैं, b से 20% अधिक है। अगर b का मान लेते हैं 100, तो इसका 20% करिएगा तो 20, यानी 20 अधिक है तो 120। अगर आप काटिएगा तो रेशियो आ जाएगा 6 और 5 का। ये तो चाल का रेशियो आ गया। अब चाल के रेशियो से समय के बीच एक संबंध होता है, उस संबंध के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में, यानी ए को टाइम लगा है 2.5 घंटा। ए को टाइम कितना लगा? 2.5 घंटा, यानी 5/2 घंटे टाइम लगा। किसको? ए को। और बी को जो टाइम लगा है वो x घंटे लगा है। कभी भी ऐसा सवाल दे दे कि रास्ता में मिला और इसको पहुंचने में यहाँ से इतना टाइम लगता है x घंटे और इसको पहुंचने में अगर 2.5 घंटे का टाइम लगता है, तो ए और बी के जो चाल का रेशियो होगा ना, जो स्पीड का रेशियो होगा, उसके टाइम के उल्टा के स्क्वायर रूट के रेशियो के बराबर होगा। नहीं समझे? समझिए, फिर से समझिए। मैंने कहा अगर चाल का रेशियो चाहिए ए और बी का, मतलब v का मतलब वेलोसिटी, ए का मतलब ए का चाल, और ये v भी मैंने लिख दिया। ये चाल का जो रेशियो होगा ना, वो t2/t1 के बराबर होगा। t2 का क्या मतलब हुआ? t2 का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये b का टाइम है और ये a का टाइम है। मतलब चाल अगर a का लिख रहे हैं तो टाइम आपको यहाँ पर लिखना होगा b का, और b का जब स्पीड लिख रहे हैं तो टाइम आपको a का स्पीड लिखना होगा। मैंने टाइम को उलट देना है। ओके, अब चाल का रेशियो अभी मैंने बताया कितना है, 6 और 5 का है। बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ से जब आप टाइम का रेशियो करिएगा तो t2 कितना अभी मैंने बताया, b वाला टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर x है, और a वाला टाइम कितना है, तो a वाला टाइम है 5/2, और इस पर लगेगा रूट। इस पर क्या लगेगा? रूट। अच्छा, ये रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इधर 36/25। आई 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x, अब बटा में 5 हो जाएगा। अब कहिएगा सर 5 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 18 बार में, यानी 18/5 आ गया x का वैल्यू। और पूछा भी आपसे वही जा रहा था, x का वैल्यू क्या होगा। 18/5 देखिए किस में मिल जाएगा, 5 या 15 और 3 18/5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले बार से आपको इतना पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। चाल का रेशियो डायरेक्ट क्या करना है कि जो चाल का रेशियो होगा वो डायरेक्ट कर देना है टाइम का उल्टा। मतलब टाइम ले लेना है, बी का टाइम ए के साथ, ए का टाइम बी के साथ मर्ज कर देना है। बस अपनी बात को खत्म कर लेना है। आगे बढ़िए।
कहता एक त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है और एडीबीसी है, नहीं ऐसे होना चाहिए। एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, जहां डी बीसी पर स्थित है और एडी 4√3 है, तो एबीसी का परिमाप पूछ रहा है क्या होगा। देखिए करिए क्या मित्र, अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है एबीसी और एबीसी किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो खुद कह रखा है कि यह समबाहु त्रिभुज है। असमबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और भी समबाहु त्रिभुज में बातें होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एडी जो है ना, एडी वो बीसी पे परपेंडिकुलर है ना। फिर कह रहा है कि एडी का लेंथ दे रखा है 4√3 cm। अगर ये 4√3 cm हाइट दे रखा है तो पहले परिमाप पूछने से पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, और हाइट और भुजा के बीच संबंध होता है। जैसे हाइट दे रखा है 4√3 cm और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू साइड, हाँ या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, नहीं, ये का वैल्यू आ जाएगा 8। जैसे ही आपने 8 निकाल लिया मेरे दोस्त, तो भुजा तो सब 8 आ गया, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी कितना निकल जाएगा 8। अगर 8 निकल गया तो इसका परिमाप 8 × 24, नहीं है तो आपको ई मारना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल, गौर से सुनिएगा। कहता बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए। मैं एक फार्मूला जानता हूं जो कि मैं आपको बताता हूं। a³ + b³ + c³ का फार्मूला होता है 3abc, लेकिन ये कब होता है, जब a + b + c = 0 होता है, हाँ या नहीं। अगर ये ऐसा है मेरे मित्र, तो a + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, जो कि हम सब जानते हैं। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आप करिए क्या, थोड़ा देर के लिए पूरे को आप a समझ लीजिए, इस पूरे को आप b समझ लीजिए, और यहाँ आपको चाहिए प्लस, तो यहाँ लगा दीजिए प्लस, लेकिन माइनस भी रखना है। इसको लिख सकते हैं -2a का होल क्यूब। मतलब इसका मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। अब a³ + b³ + c³ = 3abc हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन अगर फुलफिल होगा तब। वो कंडीशन क्या है कि a + b + c को जोड़ने पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ जब जोड़िएगा तो a 2a और वो -2a कट जाएगा। फिर देखिए b प्लस में और b माइनस में कट जाएगा, और माइनस में c प्लस में c कट जाएगा। मतलब यहाँ पे a + b + c बिल्कुल 0 हो रहा है। अगर a + b + c 0 हो रहा है तो a³ + b³ + c³ बराबर बन जाएगा 3abc। तो बस 3a के जगह आपको वैल्यू रखना है a + b - c, और b के जगह आपको a - b + c, और c के जगह -2a रखिएगा, याद रखना है -2a, यानी ये गुना करिएगा तो -6a इंटू आ जाएगा मेरे मित्र a + b - c इंटू a - b + c। अब देखिए यहाँ पे माइनस में तो कहीं लगाया नहीं, तो हो सकता है इस माइनस को अंदर करके लगाया होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा माइनस को अंदर कहीं भी करूँगा ना, तो a हमारा माइनस में आ जाएगा, और a माइनस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको निश्चिंत होकर के ई मारना है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो आंसर सी दे रहा है, इसका वजह है कि जब आप एक्सप्लेनेशन में जाइएगा तो वहाँ पे डी नाम का कोई ऑप्शन था जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है ना, तो डी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था, तो ये वाला हटा करके उपयुक्त में से एक से अधिक कर दिया है, समझ रहे हैं। तो वहाँ तो एक्सप्लेन में कह रहा है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अब आंसर में लिख दिया सी। तो आप घबराइएगा नहीं, हो सके आपके पास आंसर शीट होगा, आप कह रहे होंगे कि आंसर मेरा नहीं मैच किया, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा ए और बी का रेशियो है 2-3 और सी बी का रेशियो है 5-6, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अगर ये सब सवाल एग्जाम में आता है ना, तो समझिए बोनस है, आपको टाइम लगता ही नहीं है, खाली एक बार चीज़ों को समझ लेना है। तो समझिए ऐसे सवालों में करिए क्या, कॉमन ढूंढिए। b है और b का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 3 और यहाँ दिख रहा है 6, बस b को खाली सेम कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो b को सेम करने के लिए केवल और केवल रेशियो में गुना किया जाता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो b अगर यहाँ 6 है और यहाँ b 3 है, तो इसमें 2 से गुना कर लेना चाहिए, लेकिन दोनों में, तभी तो बैलेंस होगा। जैसे ही आपने ये कर लिया 2 से गुना, बस काम खत्म। अब चाहिए a, तो a का वैल्यू यहाँ से देखिए 4, फिर चाहिए b कहीं से भी उठा के देखिएगा आपको 6 दिखाई देगा, फिर चाहिए c तो आपको 5 दिखाई देगा, यानी 4, 6, 5 ये सवाल का उत्तर है।
बहुत अच्छा। आगे पढ़िए, ये सवाल को देखिए, एसएससी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है a + b + c अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अभी जो आप फार्मूला पढ़े हैं वही चीज़ है। अगर आप एलसीएम की बात करें तो नीचे में एलसीएम एबीसी हो जाएगा। एलसीएम का मतलब ई सबसे कटने वाला चीज़, तो वो है एलसीएम एबीसी। भाग दीजिएगा तो बीसी कट जाएगा, ए बचेगा, और ए से गुना होकर के ऊपर ए क्यू बना देगा। सिमिलरली यहाँ बी क्यू बना देगा, यहाँ सी क्यू। और अभी मैंने आपसे एक बात बोला था, क्या बोला था याद है आपको? मैंने बोला था कभी भी a + b + c 0 रहता है तो a q + b q + c q का वैल्यू होता है 3abc अब बटा abc। काट छाट करिएगा तो 3 सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, पढ़िए। 6 cm गुना 4 cm गुना 3 cm आयाम, आयाम मतलब डायमेंशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं, एक घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। न्यूनतम ऐसे घनाभों को, न्यूनतम मतलब कम से कम घनाभ का यूज करना है, तो न्यूनतम ऐसे घनाभों को एक घन बनाने के लिए गलाया जाता है। तो घन का आयतन क्या है? देखिए, इसी प्रकार के घनाभ को आप पिघलाइएगा, तो पिघलाइएगा तो डायमेंशन तो यही रहेगा ना, डायमेंशन तो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो आप घन बना रहे हैं वो इसके टेबल में आना चाहिए, मतलब इससे कटना चाहिए। इसका जो डायमेंशन है इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। अगर कटने वाला कोई चीज़ चाहिए और छोटा चाहिए मल्टीपल, तो आपको क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो 6 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यानी जो आप घन बनाइएगा इसको गला करके, उस घन की जो भुजा होना चाहिए कम से कम 12 सीएम होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा आप जितना ले सकते हैं, 12 24 36 48, लेकिन हमें तो न्यूनतम रखना है। तो मैं 12 से नीचे करूँगा तो फिर उससे फिट नहीं बैठ पाएगा। तो 12 सीएम भुजा होना चाहिए, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर घन की भुजा आपको पता है तो आपसे बोला जा रहा है कि घन का आयतन क्या होगा। और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। अब 12 का क्यू मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 1728 ये सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर। कह रहा है एबीसी का रेशियो अगर इतना है और a - b अगर -28 है तो c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में रहे तो इसको विदाई दे दीजिए, मतलब एलसीएम से गुना करिए डिनोमिनेटर के एलसीएम से। तो क्या बन जाएगा एलसीएम? 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो आप 12 से गुना करिए। तो 12 से जब आप प्रत्येक टर्म को गुना करिएगा तो 3 चौ 12 4 बार में, और 4 गुना 1 4, 3 चौ 12 4 बार में, 4 दूना 8, 4 तिया 12 3 बार में, 3 गुना 1 3। यानी आपने एबीसी के रेशियो को बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर दिया और बना दिया 4 8 3। अब यहाँ पे कह रहा है कि a - b जो है -28 है, और यहाँ जब हम a - b करते हैं तो -4 होता है। तो -4 यूनिट का वैल्यू -28 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा भाग देते हैं। तो हम डायरेक्ट भाग दे करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। और पूछा जाता है c का वैल्यू क्या होगा, तो c का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है, तो मैंने 3 से गुना कर दिया। ठीक है, अब सुनिए, माइनस से माइनस कट जाएगा 4 से 7 बार में, और 7 21 ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए। लंब केंद्र, केंद्रक और अंतः केंद्र और परिकेंद्र एक त्रिभुज एबीसी में समपाती है। समपाती को इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, समपाती है। अगर ये समपाती है और यदि भुजा AB की जो लंबाई है वो 5√3 है, तो शीर्ष A से होकर त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा? देखिए, साफ पता चल रहा है कि चारों केंद्र अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है तो केवल और केवल ये समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है, और दुनिया का कोई त्रिभुज में ऐसा नहीं होता है कि उसका केंद्रक भी, लंब केंद्र भी, परिकेंद्र भी, अंतः केंद्र भी सब एक ही जगह हो। तो ऐसा समबाहु त्रिभुज में ही होता है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर दे रखा है 5√3, तो उसका शीर्षलंब का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना 1 भुजा, हाँ या नहीं? तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो 5 या 15/2 यानी 7.5 ये सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। केंद्र पर 81 डिग्री का कोण बनाने वाले चाप की लंबाई 99 cm है। सुधार लीजिएगा, 99/7 कर लीजिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा, और पाई का वैल्यू दे रखा है। आप करिए क्या, चाप की लंबाई दे रखा है, चाप की लंबाई 99 दे रखा है, और हम सब जानते हैं चाप की लंबाई होता है θ/360 गुना 2πr। बहुत सुंदर, 81 डिग्री रख सकते हैं थीटा के जगह पे, अब /360 डिग्री, हाँ या नहीं? पाई में भी रख सकते हैं या वैल्यू भी आप रख सकते हैं। 99/7 यहाँ पे करना है, तो 2 गुना, हालांकि पाई का वैल्यू तो कुछ कह रहा है इसमें अलग, लेकिन मैं क्या करता हूँ 22/7 रखता हूँ।
क्योंकि मेरे अनुसार से ये 7 से 7 कट रहा है। ठीक है, अब आप सुनिए, अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 बार में, और 9 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, और 9 से कट जाएगा ये 11 बार में। हाँ या नहीं? अच्छा, ये कट जाएगा 2 से 11 बार में और 2 से 10 बार में। लीजिए ये भी कट गया 11 से 11, तो बहुत ज़्यादा कट गया ना। इधर सब कट गया, मात्र इधर r/10 बचा और उधर 1/1 यानी r निकल गया 10। अगर हम उसके चक्कर में जाते 3.14 के चक्कर में तो जानते हैं हमको चकरा देता, दिक्कत हो जाता कैलकुलेशन में। तो मैंने r का वैल्यू निकाल लिया 10। अगर r 10 निकाल लिया है तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो पाई की जगह 3.14 रखिए और r स्क्वायर यानी यहाँ से 10 का स्क्वायर करिए। यानी एक जगह पाई मैंने 22/7 भी रख लिया और एक जगह 3.14 भी रख लिया। कैलकुलेशन बहुत जल्दी आ गया। 314 ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एक त्रिभुज का परिमाप 36 cm है और त्रिभुज के अंतः त्रिज्या 5.5 cm है। अंतः त्रिज्या का मतलब समझते हैं, जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है तो हर एक वृत्त का अपना केंद्र होता है और अपना त्रिज्या होता है। तो ये रहा अंतः त्रिज्या, और अंतः त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है, ये आप याद रखिएगा। अंतः त्रिज्या किसी भी त्रिभुज का आप निकाल सकते हैं, वो होता है ΔYS। डेल्टा मतलब एरिया होता है और ये होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा परिमाप। अब ये अंतः त्रिज्या दे रखा है 5.5 मतलब 11/2। क्षेत्रफल तो निकालना ही है, और आधा परिमाप, पूरा परिमाप 36 है तो आधा परिमाप 18 होगा। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। 2 से 9 बार में, 11 को 9 से करिएगा 99, ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए अगला सवाल को। मीनू और बीनू किसी कार्य को क्रमशः 40 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्षमता का रेशियो निकालिए। 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, यानी मीनू और बिन्नू के जो क्षमता का रेशियो होगा टाइम का उल्टा यानी 7:5 का रेशियो हो जाएगा। रही बात पूरा कार्य का, तो आप अगर एक दिन में 7 यूनिट तो 40 दिन में 40 × 7 = 280 यूनिट का पूरा वर्क हो गया। हाँ या नहीं? इससे भी निकालिएगा तो 56 को 5 से करिएगा तो 280 यूनिट ही वर्क होगा। यदि वे बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी का मतलब हुआ एक दिन मीनू और अगले दिन जो भी नाम वाला आदमी है वो, फिर तीसरे दिन मीनू और फिर चौथे दिन वही जो मैंने अभी बोला। तो कह रहा है मीनू पहले काम को शुरू करती है तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर एम नाम का कोई आदमी शुरू करता है काम तो एक दिन में 7 यूनिट, लेकिन ये करके क्या होगा, घर चल जाएगी। अब आएगी बिन्नू, तो बिन्नू करेगी 5, तो 7 × 5 = 12 यूनिट काम हुआ और टाइम लग गया 2 दिन। तब 12 यूनिट होने में मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई लग जाता है 2 दिन। अगर 12 यूनिट करने में 2 दिन लग रहा है, क्या आपको काम 12 यूनिट करना है? नहीं, आपको काम तो 280 यूनिट तक करना है। तो 12 को आप इतना से मल्टीप्लाई करने के बारे में विचार करिए कि वो 280 का पड़ोसी बन जाए। तो 12 से अगर आप डिवाइड करिएगा इसको, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, मतलब 23 से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 23 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा, 36 यानी इसमें 4 बच गया था, तो 4 यूनिट काम बच जाएगा, यानी हो जाएगा, जानते हैं, 276 यूनिट काम। अगर 276 यूनिट काम हो गया है और 46 दिन का वक्त हो चुका है, मुझे 4 यूनिट और करना है। तो 4 यूनिट और करना है तो काम का शुरुआत कौन करेगा, कौन करेगी? मीनू। और मीनू का कहना है कि जब हम एक दिन काम करने आएंगे तो हम 7 यूनिट करेंगे, और हमें कहना है नहीं मेरे भाई, आपको तो 4 ही यूनिट करना है। तो अगर 7 यूनिट करने में, अगर एक दिन का वक्त लगता है तो 4 यूनिट करने में कितना वक्त लगेगा? तो 1/7 × 4 यानी 4/7 दिन का वक्त लगेगा, यानी 46 दिन पूरा और 4/7 दिन और, यानी 46 सही 4/7 ये सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। ये सवाल को पढ़ा जाए। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचा गया शीर्षलंब 12 cm है। आधार पर खींचा गया शीर्षलंब 12 cm है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब की लंबाई 12 cm है। परिमाप 48 है। परिमाप 48 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, एक तो तरीका आप सब जानते हैं, इसको आप ए मानिएगा,
इसको आप ए मानिएगा। आई अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि समबाहु और समद्विबाहु दो ऐसा त्रिभुज होता है कि शीर्ष से आधार पे जब लंब डाला जाता है तो आधार दो बराबर भागों में बंट जाता है। और यहाँ से आप परिमाप के हिसाब से सोल्व करिएगा तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आप 1 मिनट से ऊपर टाइम लगा दीजिएगा। लेकिन मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताता हूँ, उस तरीका पे फोकस करिए। मैंने कहा ये सब जो क्वेश्चन सेट करता है ना, आप उस नज़रिए से सोचिए जिस नज़रिए से सेट करने वालों ने सोचा होगा। तो मैंने आपसे ये बोला कि एक काम करो, अगर ये 12 है और आप सब जान रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप बोलेंगे जी सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब ये ट्रिपलेट बना रहा होगा। अगर ये ट्रिपलेट बना रहा होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो 12 ला रहा है मेरे ख्याल से 3, 4, 5 के मल्टीपल वाला है। अगर मैं इसको 12 लाऊं, 4 को 12 लाऊं या 3 को 12 लाऊं, ठीक है, तो अगर मैं 3 को 12 लाऊंगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12 चौके 48। जैसे परिमाप पूरा 48 बता रहा है, यहाँ परिमाप 5, 4, 9, 3, 12 बन रहा है। तब 12 चौके 48 यानी 4 से जैसे ही गुना करिएगा ना, 4 से जब आप गुना करिएगा तो परिमाप 48 बन जाएगा। यानी ये 12 होगा तो एगो 16 होगा और एगो 20 होगा। बस आपका काम खत्म। आप सब जान गए हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20। तो 20 हो जाएगा हाइपोटेनस। सबसे बड़ा 20 है तो 20 आपका कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर हाइपोटेनस हो जाएगा। अच्छा एगो रह गया कौन, 16। तो 16 आपका ये बन जाएगा, हाँ या नहीं, तो ये भी 16 बन जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा 32 हो गया और रही बात हाइट का तो ये 12 हो गया। 2 से काटिएगा 16 बार में, 16 गुना 12 192 होता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये 12 था, ये 16 और ये 20, यानी ये 12 और ये 16 और ये 20। इसका एरिया मैंने निकाला हाफ बेस इंटू हाइट, 192 नहीं है तो आपका ई हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको परिमाप आना चाहिए 48। तो 20, 20, 40 और 32 कहाँ आ रहा है 48 जी, इसी में, तो इसी में ना आ गया 48। ये मैं गलत कर दिया, 1 सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को आप समझिए। मैंने क्या बोला कि 4 से नहीं गुना होगा, 3 से गुना होगा। 3 से अगर गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा, आई 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इससे परिमाप बनेगा। अगर इससे आप परिमाप को बनाइएगा तो आप करिए क्या, देखिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि जल्दबाजी में होता है मिस्टेक, ठीक है। देखिए अब आप करिए क्या, ये अगर 12 रहा होगा तो ये 9 हो गया होगा, आई 15 रहेगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये भी आपका 9 हो जाएगा। अब देखिएगा पूरा 48 आ जाएगा। परिमाप आपको 48 चाहिए था, 15, 15, 30 और 9, 9, 18। तो 30 और 18 मिलकर के 48 बना दिया, बिल्कुल बना दिया। अब आप एरिया निकालिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा बन गया 9, 9, 18 और हमारा हाइट बन गया 12। बस खत्म, 108 ये सवाल का उत्तर करेक्ट होगा। यानी ये ऑप्शन वैसे भी होगा और इसे भी उस टाइम भी ई हो रहा था, लेकिन वो गलत था। पढ़िए इसको। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो मसा है वो 12 है, मसा 12 है और उनका लसा 144 है। इन संख्याओं में से एक 48 है। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। आप सब जानते हैं कि मसा गुना लसा जो होता है ना, वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, हाँ या नहीं। तो इससे आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं 48 से 3 बार में, यानी 36। जैसे ही आप दूसरी संख्या 36 निकाल लिए और पहली संख्या 48 है और कह रहा है दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर 12 होगा। ये सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए। अब हाँ चलिए, इसके बाद 86 नंबर सवाल को। किसी परीक्षा में ए और बी के बीच अंकों के प्रतिशत का अनुपात 5-4 है। ए और बी के जो अंकों का प्रतिशत है वो 5-4 का दिया हुआ है। अगली परीक्षा में पिछली परीक्षा की तुलना में ए को 5 अंक अधिक मिला। 5 अंक अधिक मिला, समझ रहे हैं, ये फिक्स वैल्यू है। अब ये फिक्स वैल्यू है और बी को 15 अंक अधिक मिला, यहाँ भी फिक्स वैल्यू है। तो यह अनुपात जो हो जाता है वो 16 और 15 का अनुपात हो जाता है। देखिए मैं ट्रिक से भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक आप बहुत ज़्यादा भूलते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ए और बी के जो अंक का रेशियो है वो 5 और 4 का रेशियो है। इसको आप एक्स के रूप में मान लीजिए। ए ने अपना अंक कितना बढ़ाया, 5। बी ने अपना अंक कितना बढ़ाया, 15। नया रेशियो कितना हो गया, 16/15।
बस इसको कर लीजिए सोल्व। अगर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा ना तो देखिए कितना आ जाएगा। 15 पचे 75x और 16 चौ 64x। 15 पचे 75x कर ही लीजिए और 15 पचे 75, ठीक है। और 16 से करिए, 16 चौके 64x और 16 दौड़े 24 यानी 240। तो 75 में आप कर लीजिए माइनस किसको, 64 को। तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 9, अच्छा 9 आ जाएगा। और 240 में से 75 को आप माइनस करिएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में 7 जाएगा 6 यानी 165, ठीक है। और 75 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 11 ना बचेगा। और 11 से कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, यानी आ गया x का वैल्यू 15। तो पूछा जा रहा है हमसे कि a का मूल अंक बताइए क्या है। तो a का जो मूल अंक पहले था वो 5x था। तो 5 गुना x की जगह कितना रख दिया, 15, यानी 15 पचे 75, ये सवाल का उत्तर है। मैं आपको अब दूसरे तरीका से बताता हूँ, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि आदमी दूसरा तरीका तो बताए नहीं, इसको आप देख लिए ना। चलिए इसको मिटा देता हूँ, मैं दूसरे तरीका से बताता हूँ कैसे। देखिए a और b के अंकों का अनुपात कितना था, आप बोलेंगे सर 5-4। बाद में कितना हो गया, 16-15, बाद में 16-15 हो गया। ऐसा हुआ कब, जब a का कितना बढ़ गया, a का बढ़ गया कितना 5 अंक और b का बढ़ गया 15 अंक। a का बढ़ गया 5 अंक और b का बढ़ गया 15 अंक, ठीक है। तो आप यहाँ से कर क्या सकते हैं, 15 पचे 75 और 16 चौ 64। तो कितने का अंतर आएगा, 11 का। और a का कितना बढ़ा था 5 और b का कितना बढ़ा था 15। और यहाँ से आप करिएगा तो 15 पचे 75 और 240 में डिफरेंस करिएगा तो अभी देख रहे थे ना 165। बस ये काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 यूनिट का वैल्यू 165 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 11 से भाग। पूछ रहा था कि a का मूल अंक बताइए, तो 5 यूनिट, तो 5 से गुना। तो ये 15 बार में कटेगा, 15 पचे 75, ये सवाल का उत्तर है। तो आप यही तरीका अपनाइएगा, क्योंकि इसमें स्पेस कम लगता है, टाइम कम लगता है। पढ़िए आगे। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है माध्यिका निकालने के लिए। सबको याद रखना ये बात को, माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता वक्र का उपयोग किया जाता है। तो माध्यिका आपका ये है। पढ़िए, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को अलग अलग तरीके से रेंडमली अगर व्यवस्थित किया जाए और स्वर को अगर सम स्थान पर रखा जाए तो सम पर आने की क्या प्रायिकता होगा। देखिए आर्टिकल में लेटर कितने, 2 4 6 1 7। तो मैंने 7 यहाँ पे लाइन बना दिया, 2 2 4 2 6 और 1 7, जिसमें से जो वॉवेल है, स्वर है, उसको सम स्थान पे रखना है। मतलब यहाँ रखना है, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। दूसरा, चौथा और छठा स्थान पे रखना है। अब बाकी स्थान पे कौन रहेगा, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे रह सकता है कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट। अच्छा, वॉवेल के लिए तो 3 स्थान है, लेकिन लेटर कितना है, तो वॉवेल का वो है, ए है, आई है और ई है, 3 है। 3 गो स्थान भी है और 3 लेटर भी है। तो इसको रखने का कितना तरीका बन सकता है, तो वो फैक्टोरियल 3 होता है। तो फैक्टोरियल 3 तरीकों से आप रख सकते हैं। उसी प्रकार से जब 3 गो यू हो गया, पूरा 7 था, तो 4 गो इसमें कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को 4 गो कॉन्सोनेंट है और 4 गो स्पेस भी है, इसको भी फैक्टोरियल 4 तरीके से रख सकते हैं। ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल आउटकम्स हो जाएगा फैक्टोरियल 7, क्योंकि टोटल 7 लेटर है। अब इसको सोल्व करने के लिए खाली आना चाहिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप करिए क्या, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 से घटते हुए जाइए, 3 2 1, इस तरह से। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब 4, रह दीजिए फैक्टोरियल 4, क्योंकि नीचे वाला से कटेगा। 7 का मतलब हुआ 7 6 5 और फिर 4 3 2 1, लेकिन फैक्टोरियल 4 में रह देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से ये कटेगा। अब इससे ई कट जाएगा, हाँ या नहीं, 6 से ई 6 कट जाएगा, 1/35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि इसमें नहीं है। तो आपका ई होगा, घबराने वाली बात नहीं है। किसी आंकड़े के माध्य से विचलनों का योग हमेशा 0 होता है, लेकिन आप मतलब नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर कुछ नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। अब इसका माध्य कितना बनेगा जी बताइए। आप कहेंगे सर माध्य तो आपने एसन से लेवे किया है कि माध्य बन जाएगा 6। अब विचलन का मतलब होता है माध्य से प्रत्येक अंक की दूरी, माध्य से प्रत्येक अंक की दूरी। तो 6 से 2 की दूरी क्या है, 6 से 4 की दूरी क्या है, 6 से 0 की दूरी क्या है, 6 से 8 की दूरी क्या है, 6 से 10 की दूरी क्या है। यानी 2 माइनस माध्य यानी -4,
फिर 4 माइनस 6 करिएगा तो -2, फिर 6 माइनस 6 करिएगा तो 0, और फिर 8 माइनस 6 करिएगा तो 2, और फिर 10 माइनस 6 करिएगा तो 4। जब आप सबको जोड़िएगा तो हमेशा 0 आएगा। तो माध्य से जो विचलनों का योग होता है हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट टाइम से आपको बनाना नहीं है, इस आंसर को ध्यान में आपको रखना है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। बाजार मूल्य में 25% कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई दिनों से आप ये सवाल पढ़ते आ रहे होंगे, हाँ या नहीं, लेकिन ये सवाल समझ में नहीं आता है। आप लोग में से कुछ को ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट आपका टाइम खराब करके ये सवाल का डिस्कशन कर लिया जाए कि मतलब इसका क्या है। समझिए, 25% कमी होने के कारण मतलब चीनी है ना, मैं यही पढ़ रहा था कि क्या खरीदा है, चावल है कि चीनी है? चीनी है। चीनी का रेट 25% कम हो गया। ऐसा करने से 30 रुपया में 1 किलो अब ज़्यादा चीनी आता है घर में। मतलब पहले 30 रुपया में कितना केजी चीनी खरीद के लाया जाता था ये बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जैसे ही चीनी का रेट कमा तो वही 30 रुपया लेके मार्केट गया। मान लीजिए पहले 5 किलो चीनी खरीदता होगा, 6 किलो खरीदता होगा, लेकिन वही पैसा लेकर के 30 रुपया पैसा लेकर के जब वो मार्केट में जाता है तो कहता है दुकानदार वाला कि चीनी का रेट कम गया है। और जब चीनी का रेट कम गया है तो आपको 1 केजी अलग से चीनी डाल दिया हमने। मुझे एक कहानी याद आ गया, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। बचपन क्लास में मैं पढ़ता था, बचपन क्लास में नहीं, बचपन में तो हमको रामायण देखने की बहुत आदत था। मतलब बहुत शौकीन थे कि रामायण हमको अच्छा लगता था। रामानंद सागर का आप लोग भी देखे होंगे, बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय क्या होता था ना कि बच्चा थे और पैसा नहीं रहता था, तो हॉल में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो घर में हमको गार्जियन बोले कि एक काम करो, तुम जो है इतना चावल लेकर के आ जाना, ठीक है। और वो चावल लाने के लिए हमको दिए, लेकिन जैसे ही मैं बोला कि भाई कुछ पैसा हमको दे दीजिए क्योंकि हमको देखने का मन कर रहा था, और उस दिन कुंभकर्ण वध था। अब कुंभकर्ण वध के लिए हम बहुत परेशान हो रहे थे, हम बेचैन हो रहे थे कि ये भाई किसी तरह से पैसा का व्यवस्था हो जाए। लेकिन उस दिन पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन भीतर से पूरा चाहत थी कि हम उस चीज़ को देखें, ठीक है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि पैसा नहीं मिल पाया, तो बहुत उदास हम उस बाज़ार में गए, और उसी बाज़ार में सीरियल लगा हुआ करता था। हमें लगा कि चलो पैसा तो मिला नहीं हमको, तो हम ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं, कम से कम पोस्टर को देख करके थोड़ा सा संतुष्ट हो लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं उधर से आया तो वहाँ पे जो मैं अनाज लाता था वहाँ पे उसके भाव में कमी था, और मैं क्या करता था कि जितना पैसा देते थे घर वाले वो पूरा पैसा दे देते थे, और जो बोरी रहता था वो बोरी भी दे देते थे, वो भर के देते थे, हम वापस घर में चले जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि लिखा हुआ था रेट कि चावल के मूल्य में इतना % की कमी। अब मैं तो खुशी से नाचने लगा, उछलने लगा कि चलो भाई कमी तो आज तो कुछ पैसा बचेगा, घर वाले को नहीं बताएंगे, और जैसे ही कुछ पैसा आएगा तो यही पैसा से हम देख लेंगे। इतना जोर से उछले कि नाली में चला गया मेरा पैर। बड़ा अफसोस आया, लेकिन उस पर भी ध्यान मेरा नहीं गया क्योंकि उमंग और उत्साह मेरा बढ़ा हुआ था, क्योंकि अब जो कमी हुआ अब मुझे पैसा मिलने वाला था। लेकिन हुआ उस दिन क्या, उन्होंने कहा कि आप गए थे कहाँ? तो मैंने कहा मैं बाहर गया था। क्या हुआ आपको, आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ रेट जब कम गया है तो उसके अनुसार से जो भी पैसा निकलता है आपको मुझे देना चाहिए। उन्होंने कहा आप नहीं थे तो उसके बदले में इसमें मैंने एक्स्ट्रा चावल मिला दिया है, और अब आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं पूरा उदास हो गया, हताश हो गया कि ये हुआ मेरे साथ क्या। लेकिन मैं रास्ते में सोचते गया कि ये आदमी से हमको लेना था 20 रुपया, और वो क्या किया कि बोला कि हम 20 रुपया न दे करके 20 रुपया का चावल दे दिए। कितना? तो उसने कहा कि हमने इसको जो है 2 केजी चावल एक्स्ट्रा मिला दिया। तब मैंने सोचा ये हमको आदमी 2 केजी चावल दिया एक्स्ट्रा में, बल्कि उसको देना चाहिए उसके बदले 20 रुपया, लेकिन नहीं दिया। तो क्या किया, कैसे किलो लाया होगा? तो मुझे पता चला कि 10 रुपये केजी के हिसाब से वो 2 केजी इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है। ये कहानी था। अब ये कहानी को मैं इस माध्यम से भी समझा सकता था कि चावल का रेट कम गया तो 30 का जब आप 25% निकालिएगा ना,
तो 30 का 25% होता है 25 या 75 यानी 7.5 रुपया। तो 7.5 रुपया में 7.5 रुपया होता है, लेकिन इस बार क्या है कि 7.5 रुपया नहीं दे पाया, बदले में हमको 1 केजी चावल दे दिया। यानी अभी जो रेट है वो 7.5 रुपये केजी है चावल का रेट, लेकिन 7.5 रुपये हुआ कब? जब 30% कम गया तब निकालना है पहले वाला रेट। 25% कम गया तब, सॉरी 75, पहले वाला रेट तो यहाँ 100 से गुना सोल्व करिएगा तो 10 रुपया आ जाएगा। अगर आप कहानी समझे होंगे तो कहानी के माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहानी सुनने में लग गए होंगे और चीज़ों मेन बात को आप भूल गए हैं, तब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगर पैसा उतना ही खर्च करना जितना कि पहले खर्च करते थे, तो मूल्य और खपत के बीच एक रिलेशन होता है। खपत यानी कंजम्पशन, खपत खर्चा। तब 25% कम गया। 25% का फ्रैक्शन होता है 25/100 यानी 1/4। यानी पहले मूल्य अगर 4 रुपये केजी था तो 1 कम होकर के अब 3 रुपये केजी हो गया, लेकिन खपत जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा 3 और 4, तभी तो खर्चा सेम कर पाइएगा। यानी पहले 3 केजी चीनी खाते थे 4 रुपये केजी के हिसाब से, तो 12 रुपया खर्च आता था। और अब क्या है कि 3 रुपये चीनी खाते हैं 3 रुपये केजी, और 4 केजी खाते हैं तब भी 12 रुपया खर्च है। यानी खर्च को आपने बिल्कुल सेम रखा। अगर आपने खर्च को सेम रखा तो यहाँ पर बोल रहा है कि खपत अब 1 केजी ज़्यादा होता है, और यहाँ भी देख लीजिए भाई साहब 1 केजी ज़्यादा है ना। तो बिल्कुल ये पहले 3 केजी खाते थे तो अब 4 केजी खाते हैं। यानी पहले 30 रुपया में 3 किलो आता था, अब 30 रुपया में 4 केजी आता है। तो कहता है चीनी का वास्तविक मूल्य माने पहले वाला बताइए। तो 30 रुपया में 3 केजी कैसे केजी? तो 10 रुपये केजी ये सवाल का उत्तर है, जो कि ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब समझे? नहीं समझे तो चलिए समझाते हैं। ये कह रहा है ना कि कौन सी वर्ग संख्या, ये सब संख्या जो दिख रहा है ना, सब वर्गे संख्या है, परिपूर्ण वर्ग वाला संख्या है। तो कौन सी वर्ग संख्या है कि अभाज्य संख्या के योग के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं? मतलब जो 121 रहा होगा वो 11 का स्क्वायर। आप देखिए तो 11 को आप सम के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 9 और 2 लिख सकते हैं। क्या इसमें अभाज्य आया दोनों? नहीं। फिर लिख सकते हैं 8 और 3। क्या इसमें दोनों अभाज्य आया? नहीं। फिर लिख सकते हैं 7 और 4। क्या इसमें दोनों अभाज्य आया? नहीं। फिर लिख सकते हैं 6 और 5। अब नहीं आएगा, इसमें दोनों अभाज्य नहीं आया। और वही बोल भी रहा था कि दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ के रूप में हम किसको नहीं लिख सकते हैं? तो हम 11 को नहीं लिख सकते हैं। और जब 11 ही नहीं लिखाएगा तो 11 का स्क्वायर 121 कैसे लिखाएगा? यानी यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49 को चेक कर देता हूँ। ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 को तो आप लिख ही सकते हैं, 5 और 2 7। तो दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो ये तो होबे करेगा। उसी तरह से 144 को भी आप लिख सकते हैं, 12 को भी लिख सकते हैं, 12 को भी आप लिख सकते हैं। 7 और 5 12, क्योंकि 7 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है। समझ गए ना? तो कौन नहीं हो सकता? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 92। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए मोड से बाहर लाइएगा तो 2 कंडीशन होगा कि ये या तो अंदर में प्लस में हो सकता है ये ओवरऑल, या तो माइनस में हो सकता है। मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि जो -4x + 4 का वैल्यू है, मैं मोड के बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि -4x + 4 का वैल्यू या तो वो अंदर में प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार प्लस लिया। अगर मैं एक बार प्लस लूँगा और इसको सोल्व करूँगा मेरे मित्र, तो यहाँ से 4 = 4x यानी x = 1 आएगा, हाँ या नहीं? लेकिन अगर मैं माइनस लूँगा तो माइनस अगर लगाइएगा तो माइनस माइनस प्लस 4x -4 और -6 = -6। यहाँ से भी आप सोल्व करिएगा तो x = बने आएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 93। एक टैंक एक पाइप से 2 घंटे में भरा जाता है, लेकिन एक रिसाव होने के कारण, रिसाव नाम का कभी भी चीज़ आपको दिख जाए टंकी में तो समझिए एक दूसरा पाइप है, वो निकासी वाला पाइप है, पानी निकालने वाला पाइप है। तो मैं दोनों पाइप का नाम लिख लेता हूँ, एक ए का। तो ये 2 घंटे में भर सकता है, हाँ या नहीं? लेकिन रिसाव होने के कारण भरने में 30 मिनट ज़्यादा लगता है, मैंने 2.5 घंटे का टाइम लगता है। रिसाव का मतलब
नल से पानी भरने वाला भी चालू रहेगा और निकलने वाला भी चालू रहेगा, तब जाके 2.5 घंटा लगता है, यानी 2.5 आवर्स लगता है। आप सब जानते हैं। आप मान लीजिए इसका एफिशिएंसी 2 और 2.5 से कटने वाला 10 मान लीजिए, तो 2 पचे 10 और 2.5 चौके 10, यानी 10 लीटर मान लीजिए बर्तन की रहा होगा क्षमता, यानी जो भी है उसका। अगर हम कैपेसिटी को 10 यूनिट मानकर चलें तो कहता है अब आगे देखिए क्या करता है। अच्छा, इससे बी का निकाल सकते हैं, कितना होगा? ए प्लस बी में ए घटाइएगा तो हो जाएगा -1। अगर ये -1 होगा तो ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये पानी निकालने वाला है। तो कहता है रिसाव द्वारा टैंक को पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 10 लीटर का अगर टंकी है और 1 लीटर पर घंटे अगर खाली करेगा तो इसको खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10 घंटे का वक्त लगेगा। पढ़िए अगले सवाल को। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है क्या होगा? आप दो संख्या मान लीजिए, एगो x एगो y, ध्यान रहे एगो के बड़ा मान लीजिए। ओके, अगर आपने एक को बड़ा मान लिया मेरे मित्र, तो कहता है दोनों का गुणनफल 9375 है। मैंने लिख दिया, आपने कहा तो नेक्स्ट टाइम कह रहा जब बड़का को छोटका से भाग देते हैं ना, यानी x को जब y से भाग देते हैं तब भागफल जो आता है वो 15 आता है। शेषफल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि पूरा कट जाता होगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू 15y निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो x के जगह अगर 15y आप रखते हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई जो भी हैं आप, अगर आप रखते हैं और 15 से इसको काटते हैं तो 15 छक 90, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, बाई स्क्वायर 625, यानी बाई आ जाएगा 25। अगर आपने बाई को 25 निकाल लिया तो आप इस बाई को यहाँ पे आप पुट पाट करिएगा तो आ जाएगा। तो 15 गुना बाई की जगह 25 यानी 375। x भी निकल गया, y भी निकल गया। पूछ रहा दोनों का जोड़ क्या होगा? तब 25 और 375 मिलकर के बन जाएगा 400। ये सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़िए 95। एक वृत्ताकार पहिए का जो व्यास है वो 1.4 मीटर है, मतलब रेडियस कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 0.7 मीटर होगा। बहुत सुंदर। अब आगे पढ़िए। कहता यह है कि 22 किलोमीटर की यात्रा करना है, तो बताइए पहिया कितना बार घूमेगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी 22 किलोमीटर यानी 22,000 मीटर। अब बटे परिधि, टोटल दूरी को परिधि से भाग देने से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकलता है, यानी चक्रों की संख्या निकलता है। अब परिधि होता है 2πr, तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7/10। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 22 से 22 कट जाएगा, 5 पर 3 जीरो, यानी ये सवाल का सही जवाब है। पढ़िए, हल करिए, हल करिए। ये तो हल करना आसान है। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, cos 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4, sin 60 √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4। काट पीट मचाइएगा, 2 सवाल का जवाब हो जाएगा। पढ़िए, दो संख्याओं p और q का लसह 935 है। p और q का लसह बताया जा रहा है 935, और ये बोला जा रहा है कि p बड़ा है q से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि संभावित युग में p q में से q के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा? पहले आप इसको फैक्टराइज करिए। तो अगर आप 5 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 5 या 40, क्या क्या मजाक कर दिए जी। 935, 5 से लगाइए, 5 से एक बार में, 5 या 40 और 5 सत्ते 35, 7 एक 8 में 8 जाएगा, 0 11 से कट जाएगा, 11 से एक बार में, 11 से एक बार में, 11 सत्ते 77। ध्यान रखना है p बड़ा होना चाहिए किससे? q से। नंबर क्या क्या हो सकता है? नंबर क्या क्या हो सकता है? अगर मैं 5 को बाहर रखूं, 11 17 को अंदर रखूं, तो ये भी एक नंबर हो सकता है। 11 को बाहर रखूं, 5 17 को अंदर रखूं, इससे भी हम एक नंबर बना सकते हैं। 17 को बाहर रखूं, 5 11 को अंदर रखूं, इससे भी नंबर बना सकते हैं। तो नंबर हो सकता है 55 और 85, लेकिन बड़ा आपको 85 इधर लिखना है, 55 उधर लिखना है। मतलब 85 और 55 का जब एलसीएम निकालिएगा ना, तो आपका यही आएगा 935। ठीक है, याद रखिएगा। 11 पचे 55 और 17 गुना 11 करिएगा, तो 17 गुना 11 करिएगा तो 187 है ना, 187। 187 इधर रखिए और 55 को उधर रखिए, क्योंकि p बड़ा है। p बड़ा है किससे? q से। 17 पचे 85 और 187, 187 को इधर आप रख सकते हैं
और 85 को इधर रख सकते हैं। अब कह रहा है कि Q के अंकों का अधिकतम योग बताइए। ऐसे न्यूनतम कहता तो 5 5 10 हो जाता, अधिकतम योग कह रहा है तो 8 5 13 हो जाएगा, जो कि सवाल का सही जवाब है। बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनिए। 98 इन आंकड़ों के अनुपस्थित बारंबारता पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या होगा और समांतर माध्य 28 है। देखिए ये सब सवाल आ जाता है तो बकवास हो जाता है, समझ रहे हैं इस चीज को। और माध्यक 28 है, अब इसको तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अगर 28 है तो आप करिए क्या, ऐसे आप तो जानते ही हैं ना ट्रेडिशनल तरीका से। आप इससे क्या करिएगा, x निकालिएगा और वर्ग चिन्ह निकालिएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो 10/2 यानी 5। यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, और यहाँ 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 55 आ रहा है। माध्य सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मतलब समझ रहे हैं, इसको गुना भी करना पड़ेगा, गुना करके जोड़ना पड़ेगा, और बटा सिग्मा एफ, इसको फिर जोड़ करके भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा। मैं फिलहाल इसको कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, ऐसे सवालों को मैं स्किप कर रहा हूं और आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करके बताइएगा क्या आंसर आता है। आगे बढ़िए। डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है, एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, जिसमें कह रहा है डी जो है बीसी पर स्थित कोई बिंदु है, और बोल रहा है बीडी जो है डीसी का आधा है, बीडी जो है पूरा डीसी का आधा है, 2 है तो ये 1 है। बहुत सुंदर। तो कह रहा है एबीडी और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कभी भी एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर बना हो, दो त्रिभुज नहीं, अगर सेम ऊंचाई वाला दो त्रिभुज बना हो, तो जो आधार का रेशियो होता है वही क्षेत्रफल का रेशियो होता है। तो एबीडी का आधार हो जाएगा, अगर आप एबीडी को मानिएगा तो आधार हो जाएगा 1 और एबीसी पूरा आधार हो जाएगा 3, तो यही क्षेत्रफल का रेशियो आएगा। कैसे, एक झलक देख लीजिए। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा मेरे दोस्त, तो आप करिएगा क्या, एबीडी का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा बीडी बनेगा, हाँ या नहीं, हाइट कौन बनेगा, एच। कहिए कैसे सर, ये एक अधिकोण त्रिभुज है, अब अधिकोण त्रिभुज में बढ़े हुए भाग पर ऊंचाई होता है, ठीक है। और एबीसी का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, पूरा बेस बन जाएगा 3 और हाइट तो यही रहेगा अंदर वाला ना, तो 1/2 से 1/2 कट गया, एच से एच कट गया, यानी 1 और 3 ये सवाल का सही जवाब है। लेकिन अगले बार से आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट करना है, यानी जो आधार का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, क्षेत्रफल का रेशियो होगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 तक जाना है, 50 तक जाना है, ये तो लिख दिया है। अब 50 या 50 से कम, 50 से कम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 50 तक जोड़ दीजिए। तो 10 से लेकर आपको 50 तक जोड़ना है, 10 11 12 13 50 तक। पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म पता करिए, तो नंबर ऑफ टर्म पता करिएगा, तो नंबर निकालने का सूत्र मैं दे रहा हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा गैप, गैप 1 का है अजोड़ 1, ये नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म तो 41 निकल जाएगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्म निकालने में समर्थ हैं तो सभी का जोड़, एसएन का एगो फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, हाँ या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। एन के जगह 41 रख दीजिए, ए का मतलब आप समझ रहे हैं कितना है 10, एल मतलब लास्ट कितना है 50, तो ये 30 41 123 यानी 1230 ये सवाल का सही जवाब है। पढ़िए आगे। कह रहा है 70,000 के स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगा। अगर 70,000 का स्टॉक है और 2% की दर से आप अपना इनकम लेना चाहते हैं तो कितना आय होगा, तो निकाल दीजिए इसका 2%, परसेंट के लिए 2 जीरो यानी 7 दूना 1400 सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। लिखित में से कौन सा समूह इस प्रकार है जिनमें सभी अवयव संख्या 25-20 के भाजक है, मतलब 2520 को काटता है प्रत्येक समूह से, किससे, अगर 8 से भाग दीजिएगा तो 8 तिया 24 और 15 8 20 कट जाएगा, 9 से 5 2 7 2 9 से भी कट जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 21 6 42, यही ऑप्शन सही है, बाकी देख लीजिएगा नहीं होगा। आगे देखिए, ये सवाल को करिए, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए जोड़कर कितना हो रहा है 65 और 25 जोड़ के 90 हो रहा है, तो साइन आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कॉस 50 डिग्री पूछूंगा ना, तो कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 50 यानी साइन 40।
यानी एंगल जोड़कर कितना होना चाहिए 90 और साइन टूटना चाहिए कॉस में, कॉस साइन में, ये सब तो पता ही होगा, कॉस एक सेक में और टेन कॉट में। डायरेक्ट करिए तो कॉस किस में टूटेगा साइन में, 65 किस में टूटेगा 25 में, क्योंकि जोड़कर 90 होना है, एक को तोड़ना एक को छोड़ना, कॉस किस में टूटेगा साइन में, 55 किस में टूटेगा 35 में, तो ये तो कट न जाएगा, तो ये 1 + 1 और यहाँ पे कॉट नहीं होगा, कॉस नहीं होगा कॉट होगा, तो टेन किस में टूटेगा कॉट में और 50 किस में टूटेगा 40 में, तो कॉट 40 डिग्री, अच्छा ये भी कॉटे में है, देखो टेन में तो रह देते ना, तो डायरेक्ट बनल है ना जी, टेन 50 × कॉट 50, इसका डायरेक्ट बन होता है, इसका डायरेक्ट बन होता है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये बन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पढ़िए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, समद्विबाहु आइसोसेलस, तो 2 कोण इसका बराबर होता है, हाँ या नहीं। असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, समान कोणों के योग का 5 गुना, यानी योग करते हैं तो 2x आता है, तो इसका 5 गुना करेगा तो 10x होगा। अब कह रहा है प्रत्येक समान कोण का मान क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं, सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा 180, और यहाँ 10 1 11 1 12x है, तो 12x 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x कितना को रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक समान कोण यानी 15 डिग्री, ये सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर। पढ़िए 105, लिखित व्यंजक को सरल कीजिए, करिए सरल, अगर सरल करना चाहते हैं तो करिए, तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हालांकि हल्का है, चलिए इसको तोड़ देता हूँ, ये पूरे को आप a समझिए, पूरे को b समझिए, तो a² - b², एक बार जोड़िएगा तो a + b + c और जोड़ a - b + c, और फिर एक बार घटाइएगा, ये प्लस है याद रखिएगा, जब आप घटाइएगा ना ये कुल्हे का साइन बदल जाएगा, -a + b - c और प्लस 4ac, देखिए इसमें बहुत सारी चीज कटेगा, देखिए कैसे कटेगा समझिए, b और b कट जाएगा, a 2a c 2c, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a + c, यहाँ पर देखिए यहाँ पे a कट जाएगा आपको, c कट जाएगा, b कितना हो जाएगा 2b और प्लस 4ac, जब 2 से गुना करिएगा ना तो 2 दूना 4, 4 और b से करिएगा तो ab + bc और प्लस 4ac, फिर से कॉमन लीजिएगा ना 4, तो ab + bc + ca, तो 4 × ab + bc + ca सवाल का उत्तर है। पढ़िए आगे, समान त्रिज्या वाले शंकु और बेलन के आयतन बराबर है, शंकु का आयतन बोलिए क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, लेकिन कह रहा है त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है, समान त्रिज्या वाले शंकु, नहीं ऊंचाई तो रेशियो पूछ रहा है ना, इसका h मान लीजिए, और शंकु बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, तो πr², त्रिज्या तो सामान्य है तो लिख सकते हैं r, लेकिन इसका h कुछ अलग रहेगा, मान लीजिए h डैश, तो यहाँ से करिए क्या πr² से πr² तो काट दीजिए, h बटा h डैश आ जाएगा, इधर 1/3 उधर 3/1, तो पहले कौन आया था, पहले शंकु आया था, तो शंकु के लिए h था, यानी जो हाइट का रेशियो होगा 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा, यह सवाल का उत्तर है। पढ़िए, कह रहा दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और केंद्रों a और b के बीच की दूरी का पता लगाइए। देखिए केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है, मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार से स्पर्श करता है, एक तो ये कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ऐसे करके टच करेगा, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाता है, और एक है कि सर्कल टच करेगा तो केंद्रों के बीच की दूरी, 3 प्रकार से। तो मैंने कहा अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका जो लंबाई का सूत्र होता है वो l बराबर वो होता है √d² - r का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे दूरी ही पूछ देगा केंद्रों के बीच की दूरी, तो यहाँ हो जाएगा l² + r का होल स्क्वायर, ये कब जब आप सोल्व करिएगा तब ये आ जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रांसवर्स में रहता ना, तो ट्रांसवर्स में अगर लेंथ पूछता तो यहाँ पे खाली प्लस हो जाता है, ये दोनों बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब सुनिए लेंथ कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 12, तो रखिए 12, और r - r कितना हो जाएगा, तो 8 - 3, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, उसका स्क्वायर रूट 13, ये सवाल का उत्तर नहीं हो रहा है क्या, 12 5 तो 13 नहीं है तो ये होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए
cos 120 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। अगर आप cos 120 नहीं जान रहे हैं तो 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। आप बोलेंगे जी सर cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। सेकेंड में इसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो cos 60 का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी 1.5 माइनस में। tan a माइनस बी अगर इतना है तो tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका कह रहा है फार्मूला का उपयोग करिए। आप फार्मूला का उपयोग करिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ, है ना। एक 15 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 75 डिग्री का। याद क्या रखना, ये वाला जानते हैं रामबाण है। ये वाला फार्मूला बहुत खतरनाक है, ये वाला जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 15 के सामने कम होगा यानी √3 - 1, 75 के सामने ज़्यादा होगा यानी √3 + 1, और 90 के सामने याद रखिएगा इसको सोल्व करिएगा तो 2 × a² + b², तो 3 × 4, 4 दूना 8 यानी 2√2। हाँ, तो ये वाला ट्रिपलेट आपको याद रखना है। इससे क्या होगा ना कि sin 15 पूछे, sin 75 पूछे, cos 15 पूछे, cos 75 पूछे, झंझट खत्म, बस खत्म। पूछ रहा है tan 15 क्या होगा, तो tan 15 होगा p/b, तो p हो जाएगा √3 - 1 और b हो जाएगा √3 + 1। बस कर लीजिए रेशनलाइज करिएगा। तो इसमें √3 - 1 से गुना करिएगा, √3 - 1 से भाग दीजिएगा यहाँ पे, तो √3 - 1 के होल स्क्वायर, नीचे a + b × a - b करिएगा तो a² - b², तो 3 × 4 - 2√2, अब बटा 3 में से एक जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 - √2 सवाल का उत्तर है। √2 नहीं √3, मैं सही कर रहा था ना, 2 - √3, अच्छा √3 होगा, 2 - √3 है सवाल का उत्तर। चलिए अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल क्या लिखा हुआ है पढ़िए। ये ऐसे कैसे हो गया, इसको रह दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी में अकेले RST द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6, 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। बहुत आसान सवाल है। तो 4, 6 और 8 से कटने वाला कोई कार्य मानिए जो सबसे कट जाए 18 से, तो मान लीजिए 36 यूनिट। तो 4 दिन में 36 यूनिट, तो एक दिन में 9 यूनिट, 6 × 36 और 18 दूना 36। एक दिन में कितना करेगा जो पता चल गया। तो कहता है सभी मिलकर अगर कार्य करेगा, तो सभी मिलकर काम करेगा तो एक दिन में हो जाएगा 9, 6, 15, 2, 17 यूनिट। तो 36 यूनिट करने में 17 यूनिट अगर एक दिन में करेगा तो कई दिन टाइम लगेगा। 17 दूना 34 है, 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। 17 दूना 34, 6 में 4 गया 2, पॉइंट लगाइए 0, 17 × 17, 2.1। यही है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और घबराइए नहीं। जो सेट का जो प्रॉब्लम है कि 21 को एग्ज़ाम है, नहीं ख़त्म होगा, ऐसी बात नहीं है। बीच में हमको टाइम मिलेगा, एक आध दिन हम छुट्टी ले करके क्या करेंगे, 1-2 सेट एक के दिन बना देंगे, तो अपलोड कर देंगे। पूरा प्रयास करेंगे, आपके साथ हैं। क्या करें, मेरा भी टाइम नहीं मिलता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका भाई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आपका भाई हमेशा आपका सपोर्ट करेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक करते हुए जाइए ताकि मेरा हौसला, उमंग, उत्साह जो है बढ़ता रहे। धन्यवाद।